नमस्कार और द डीप टाइप में आपका स्वागत है। आज हम उस एक जानी पहचानी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हर छात्र छात्रा कभी ना कभी तो जरूर गुजरता है। मतलब दिन रात पढ़ाई, घंटों की मेहनत, लेकिन जब रिजल्ट आता है पर लगता है कि अरे कुछ कमी रह गई, नंबर उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी समस्या की जड़ पर वार करता है। उसका कहना साफ है, समस्या मेहनत की नहीं, स्ट्रैटेजी की है। तो आज का हमारा मिशन है परीक्षा में सफलता के लिए बताए गए 5 अचूक मंत्रों की परतों को खोलना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे प्रैक्टिकल और नए तरीके हैं जिन्हें कोई भी आसानी से अपना सकता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रणनीतियां हमें सिर्फ मेहनत करने की आदत से निकालकर स्मार्ट मेहनत करने की दिशा में कैसे ले जा सकती हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर छात्र असफलता को मतलब अपनी काबिलियत की कमी मान लेते हैं, जबकि असल में ये सिर्फ गलत औजारों के इस्तेमाल का नतीजा होता है। आज जिन मंत्रों की हम बात करेंगे वो कोई जादू के टोटके नहीं है। इनके पीछे ठोस विज्ञान है। इस बात की समझ है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे सीखता है, कैसे उसे प्रोसेस करता है और सबसे जरूरी कैसे उसे लंबे समय तक याद रखता है। यह चर्चा सिर्फ क्या करें पर नहीं बल्कि क्यों करें पर होगी। चलिए तो फिर सीधे पहले औजार पर आते हैं। स्रोत का पहला मंत्र है, सिलेबस को क्वेश्चन बैंक बना दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम तो सिलेबस को टॉपिक्स की एक लिस्ट की तरह देखते आए हैं। हाँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2। हाँ, और बस पढ़ते जाओ। ये क्वेश्चन बैंक बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपना नजरिया बदलना। जब आप सिलेबस को एक लिस्ट की तरह पढ़ती हैं तो आप एक पैसिव स्टूडेंट होती हैं। जानकारी किताब से आपकी तरफ आ रही है और आप उसे बस ग्रहण कर रही हैं। लेकिन ये स्रोत कहता है कि आप छात्र नहीं, एग्जामिनर की तरह सोचिए। जैसे ही आप कोई चैप्टर उठाएं, उसे पढ़ने से पहले खुद से सवाल पूछिए। अगर मुझे इस चैप्टर से पेपर बनाना हो तो मैं कौन से सवाल पूछूंगा? अच्छा, तो मतलब हर टॉपिक को इस नजर से देखना कि इससे क्या सवाल बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत में इसे सरने का कोई ठोस तरीका बताया गया है? हाँ, और बहुत ही क्या कहते हैं प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। अपनी नोटबुक में हर चैप्टर के लिए एक सेक्शन बनाइए जिसका नाम हो संभावित प्रश्न या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका काम सिर्फ जानकारी लेना नहीं है बल्कि उन सवालों के जवाब ढूंढना है। इस टॉपिक से 2 नंबर का सवाल क्या बनेगा, 5 नंबर का क्या बनेगा, क्या कोई ऐसा सवाल है जो घुमाकर पूछा जा सकता है? जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे होते, आप जानकारी का विश्लेषण कर रहे होते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा? हर चैप्टर से सवाल बनाना तो एक और काम बढ़ाने जैसा लगता है। पढ़ाई तो वैसे इतनी ज्यादा होती है। नहीं नहीं, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और शुरू में ऐसा लग सकता है कि ये ज्यादा काम है, लेकिन असल में ये आपका समय बचाता है। सोचिए, जब आप एग्जामिनर की तरह सोच रहे हैं तो आप अपने आप उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो ज्यादा जरूरी हैं। आप पूरी किताब का हर शब्द याद करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि आप 80-20 का नियम लागू कर रहे होते हैं। मतलब 20% सिलेबस के उन हिस्सों पर फोकस करना जिनसे 80% सवाल आने की संभावना है। ये आपकी तैयारी को लेजर शार्प बना देता है। समझ गए। तो एक बार जब आप एग्जामिनर की तरह सवाल बनाना सीख जाते हैं तो अगला सवाल ये उठता है कि इन सवालों के जवाब याद कैसे रखें। यहीं पर सिर्फ रट्टा मारने की आदत हमें धोखा देती है। और दूसरा मंत्र काम आता है, एक्टिव रिकॉल रट्टा लर्निंग से बेहतर है। मुझे याद है, मैं जब पढ़ती थी तो किताब सामने खुली रहती थी और लगता था कि सब कुछ आता है। हाँ हाँ, ये सबके साथ होता है। लेकिन जैसे ही कोई दोस्त वही सवाल पूछ लेता था, दिमाग खाली हो जाता था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उसे फेमिलियरिटी यानी जान पहचान का भ्रम कहते हैं। बार बार पढ़ने से हमें लगने लगता है कि हमें टॉपिक याद है, पर असल में हमारा दिमाग सिर्फ उसे पहचान रहा होता है। एक्टिव रिकॉल इसका ठीक उल्टा है। स्रोत इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद किताब बंद कर दीजिए। अब खुद से वो सवाल पूछिए जो आपने अपनी संभावित प्रश्न वाली लिस्ट में लिखे थे और बिना देखे उनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो भी याद आए उसे लिखिए या जोर से बोलिए। ये तो मुश्किल लगता है, दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। और यही तो सारा खेल है। स्रोत इस पर एक वैज्ञानिक प्रमाण भी देता है कि एक्टिव रिकॉल से याददाश्त 2 गुना मजबूत होती है
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब एक्टिव रिकॉल करते हुए आपको कोई चीज याद करने में मुश्किल होती है, तो वही पल सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। दिमाग पर पड़ने वाला वही तनाव याददाश्त को मजबूत बनाता है। ये जिम में वजन उठाने जैसा है। अच्छा। जिस वजन को उठाने में थोड़ी मशक्कत होती है, वही आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। वाह। तो मतलब अगर याद करने में जोर लग रहा है तो वो अच्छी बात है। मैं तो हमेशा घबरा जाती थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। बिल्कुल। अगली बार जब ऐसा हो तो घबराने की बजाय उसे एक अच्छी निशानी समझिए। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में उस जानकारी तक पहुंचने के लिए नए और मजबूत न्यूरल रास्ते बन रहे हैं। रट्टा मारना एक सपाट सड़क पर चलने जैसा है, जबकि एक्टिव रिकॉल दिमाग के अंदर पगडंडियां बनाने जैसा है, जो बार बार इस्तेमाल करने से हाइले बन जाती हैं। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ठीक है, एक्टिव रिकॉल के लिए भी तो फोकस चाहिए। मेरी तो एक और बड़ी समस्या थी। मैं घंटों बैठी रहती थी पर ध्यान नहीं लगता था। 40-45 मिनट बाद मन कहीं और ही घूमने लगता था। क्या स्रोत इस पर भी कोई रोशनी डालता है? हाँ, और ये शायद सबसे आम समस्या है। इसी के लिए तीसरा मंत्र है 90 मिनट का पावर स्टडी नियम। ये उस मिथक को तोड़ता है कि ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा पढ़ाई। स्रोत का तर्क है कि पढ़ाई की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से कई ज्यादा जरूरी है, और हमारा दिमाग लगातार कई घंटों तक 100% फोकस कर ही नहीं सकता। तो ये 90 मिनट का नियम काम कैसे करता है? इसका एक फॉर्मूला है 45 मिनट की गहरी बिना किसी भटकाव वाली पढ़ाई। इसका मतलब है कि आपका फोन साइलेंट मोड पर है और कमरे में या टेबल से दूर रखा है। फिर ठीक 45 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक, और उस ब्रेक के तुरंत बाद अगले 45 मिनट उसी टॉपिक का रिवीजन करना है जो आपने पहले 45 मिनट में पढ़ा था। 1 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक, उसमें क्या ही होगा? और इस ब्रेक में फोन क्यों नहीं देख सकते? मन तो करता है कि थोड़ा सोशल मीडिया देख लें। यही सबसे बड़ी गलती है। इसके पीछे दिमाग का सीधा साधा साइंस है। वो 5 मिनट का ब्रेक दिमाग को जानकारी को प्रोसेस करने और व्यवस्थित करने का समय देने के लिए है। आप उठकर थोड़ा टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या बस आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। अगर आपने उस 5 मिनट में फोन उठा लिया तो आपका दिमाग एक काम से हटकर तुरंत दूसरे बहुत ज्यादा उत्तेजक काम पर लग जाता है। अच्छा। जब आप वापस पढ़ाई पर लौटते हैं तो दिमाग को दोबारा फोकस करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। आपका पूरा फ्लो टूट जाता है। और ब्रेक के बाद तुरंत रिवीजन करने का जादू ये है कि ये जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने का सबसे असरदार तरीका है। ठीक है, पढ़ने का तरीका समझ आ गया, टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, पर गलतियों का क्या करें? जब मैं टेस्ट देती थी और नंबर कटते थे तो बहुत बुरा लगता था, और मैं उस टेस्ट पेपर को दोबारा देखना भी नहीं चाहती थी। और यहीं पर एक औसत छात्र और एक टॉपर के बीच का फर्क सामने आता है। स्रोत का चौथा मंत्र इसी पर है, गलतियों की डायरी बनाओ। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य से होती है। टॉपर वो नहीं जो कम गलती करे, टॉपर वो है जो वही गलती दोबारा ना करे। हम गलतियों को अपनी हार मानकर उनसे मुंह फेर लेते हैं, जबकि टॉपर उन्हें डेटा की तरह इस्तेमाल करते हैं। गलतियों की डायरी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इससे छात्रों में अपनी गलतियों को लेकर और ज्यादा डर या निराशा नहीं बढ़ेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अपनी हर छोटी गलती को लेकर परेशान होने लगें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये पूरी तरह से मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर आप गलतियों को अपनी काबिलियत पर एक दाग की तरह देखेंगे तो ये डायरी आपको निराश ही करेगी। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को एक डॉक्टर की तरह देखें जो बीमारी के लक्षणों को नोट कर रहा है ताकि सही इलाज कर सके, तो ये एक टूल बन जाती है। बिल्कुल। तो ये डायरी आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। श्रोत का सुझाव है कि एक छोटी नोटबुक रखें। जब भी कोई गलती हो, चाहे वो टेस्ट में हो या प्रैक्टिस करते समय, उसे लिखें। सिर्फ सवाल जवाब नहीं, बल्कि ये भी लिखें कि गलती क्यों हुई। क्या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, क्या सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा, या कोई सिली मिस्टेक थी। ये तो बहुत कारगर लग रहा है। मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने भी ऐसी एक डायरी बनाई थी। शुरू में तो बहुत अजीब लगा अपनी बेवकूफ़ियां लिखना, लेकिन परीक्षा से एक हफ्ते पहले जब मैंने उस डायरी को पलटा तो मुझे अपनी सारी कमजोरियां एक जगह पर दिख गई। मुझे पता चल गया कि मैं हमेशा यूनिट बदलने में गड़बड़ करता हूँ या इतिहास की तारीखें भूल जाता हूँ। उस 1 घंटे के रिवीजन ने शायद मेरे 10 घंटे बचाए। वाह। और मुझे उन गलतियों को दोहराने से बचाया। ये आपकी कमजोरियों का एक तरह से एक्सरे है। ये तो सच में एक शक्तिशाली विचार है। गलतियों से डरना नहीं बल्कि उन्हें अपना गाइड बनाना। चलिए, अब मान लेते हैं कि इन चारों मंत्रों का इस्तेमाल करके तैयारी तो शानदार हो गई,
लेकिन असली खेल तो 3 घंटे के एग्जाम हॉल में होता है। बिल्कुल। वहां तो सारा ज्ञान होने के बावजूद लोग घबरा जाते हैं और आते हुए सवाल भी गलत कर देते हैं। सही कहा आपने। तैयारी युद्ध की तरह है और परीक्षा असली युद्ध का मैदान। और युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। यहीं पर 5वां और आखिरी मंत्र आता है, एग्जाम हॉल की रणनीति बनाओ। स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प दावा करता है कि सिर्फ सही स्ट्रैटेजी से 30% तक अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। सोचिए, ज्ञान उतना ही है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने के तरीके से आपके नंबर इतने बढ़ सकते हैं। 30%, ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्या है वो रणनीतियां? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, पेपर मिलते ही 5 मिनट शांति से पढ़ें और उन सवालों को मार्क कर लें जो आपको 100% आते हैं, और फिर सबसे पहले उन्हीं को हल करें। दूसरी, समय का सही विभाजन करें। पहले से तय करके जाएं कि किस सेक्शन को कितना समय देना है और अपनी घड़ी पर नजर रखें। और हर हाल में आखिरी 10 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए बचा कर रखें। और तीसरी, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन। हाँ, ये आसान सवालों से शुरू करने वाली बात तो सही है। मैंने कई बार मुश्किल सवाल में पहले फंसकर अपना आत्मविश्वास और समय दोनों बर्बाद किया है। लेकिन क्या साफ सुथरी लिखावट से सच में फर्क पड़ता है? परीक्षक को तो जवाब के कंटेंट से मतलब होना चाहिए। सिद्धांतिक रूप से आपकी बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए। एक एग्जामिनर दिन भर में सैकड़ों कॉपियां जांचता है, वो थका हुआ है। उसके सामने जब एक साफ सुथरी, पढ़ने में आसान कॉपी आती है, जहां पॉइंट्स लिखे हैं, जरूरी शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, तो उसके लिए आपका जवाब समझना आसान हो जाता है। इसका एक अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लिखावट गंदी है, काटा पीटी बहुत है, तो परीक्षक को आपका सही जवाब समझने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी, जिससे झुंझलाहट हो सकती है। हाँ, ये तो है। ये आपके जवाब का कंटेंट नहीं बदलता, पर उस कंटेंट के प्रति परीक्षक का नजरिया जरूर बदल सकता है। बिल्कुल। तो अगर मैं इन 5 मंत्रों को एक साथ देखूं, पहले परीक्षक की तरह सोचकर सिलेबस से सवाल निकालो। फिर रट्टा मारने की बजाय एक्टिव रिकॉल से जवाबों को दिमाग में पक्का करो। हाँ। तीसरा, घंटों तक घिसने की बजाय 90 मिनट के फोकस्ड ब्लॉक में पढ़ाई करो। चौथा, अपनी गलतियों से सीखने के लिए उनकी एक डायरी बनाओ। और आखिर में, सिर्फ ज्ञान के भरोसे नहीं, बल्कि एग्जाम हॉल के लिए एक ठोस रणनीति के साथ जाओ। आपने एकदम सही सारांश दिया। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये तैयारी करने का एक पूरा सिस्टम है। श्रोत का अंतिम विचार बहुत ही प्रेरणादायक है। वो कहता है कि अगर इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की आदत में शामिल कर लिया जाए तो परीक्षा एक डर की वजह नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाने का एक मौका बन जाएगी। ये तैयारी के पूरे अनुभव को एक बोझिल काम से एक रोमांचक चुनौती में बदल सकता है। ये स्रोत अकादमिक सफलता के लिए वाकई एक बेहतरीन ढांचा प्रदान करता है। लेकिन यहाँ से एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। सीखने, गलतियों का विश्लेषण करने और रणनीतिक तैयारी के ये सिद्धांत परीक्षा हॉल के बाहर हमारी जिंदगी में कैसे लागू हो सकते हैं? क्या एक गलतियों की डायरी किसी के करियर में, उसके रिश्तों में या उसके निजी प्रोजेक्ट्स में भी उतनी ही मूल्यवान हो सकती है जितनी एक छात्र के लिए? ये विचार हमें इन मंत्रों को सिर्फ परीक्षा पास करने के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि जीवन में लगातार बेहतर होने के सिद्धांतों के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है।